वेलकम टू अद्विश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस 2000 ईयर्स। देखिए, इन हज़ारों वर्षों के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए हम ये जानेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले है मैप 1। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। ये आपका मैप 1 है जो मैं आपको शो कर रही हूँ, और ये आपका मैप 2 है। ठीक है, ये देखिए इंडिया का ही मैप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैप 1 वाज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जोग्राफर अल इदरीसी। तो ये जो मैप 1 आपने देखा, ये 1154 में अरब के एक जोग्राफर थे, यानी कि भूगोलवेत्ता थे। अल इदरीसी नाम था उनका, और उन्होंने बनाया था। ठीक है, द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो उन्होंने लार्जर मैप बनाया था वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, उसमें से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट शो किया गया है, यहाँ उसकी डिटेल दी गई है। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये काफ़ी डिफरेंट है हमारे आज के इंडिया के मैप से। मैप 2 was made in 1720s by a French cartographer. कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप, यानी कि वह व्यक्ति जो मैप बनाता है। तो 1720 में एक फ्रांस के कार्टोग्राफर थे, मैप बनाने वाले। उन्होंने ये मैप बनाया, मैप 2। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया। यानी कि एक ही जगह की मैप है, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इन अल अदरीसीज मैप, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। तो हम अगर अल इदरीसी का मैप देखें तो देखिए यहाँ पर जो श्रीलंका है वो एकदम टॉप पर दे रखा है, ऊपर की साइड, जबकि वो बॉटम में होता है, नीचे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को नॉर्थ इंडिया मिलता है। ठीक है, प्लेस नेम्ड आर मार्क्ड इन अरेबिक एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। तो हमें पता है यूपी में कन्नौज नाम हम जानते हैं, तो इसमें कन्नौज नाम भी दे रखा है। ठीक है, स्पेल्ड इन द मैप इज कनौज। तो यहाँ पर कनौज की स्पेलिंग ऐसे दे रखी है। अब मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1। तो ये जो मैप 2 मैंने आपको दिखाया है, ये 600 साल बाद बनाया गया है मैप 1 से। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसाइडरेबली। तो जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो गई, तो मात्र 600 वर्षों में हमें देखने में अंतर मिला। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। तो ये जो हम मैप देखते हैं सेकंड मैप, तो देखिए ये हमें काफ़ी फेमिलियर लगता है। ये हमारे आज के इंडिया के मैप से काफ़ी मैच होता है। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी फेमिलियर है। एंड कोस्टल एरियाज़ जो देख रखे हैं, कोस्टल एरियाज़ हम बोलते हैं तटवर्ती क्षेत्रों को, किसी भी समुद्र के किनारे के तट के जो पास के क्षेत्र होते हैं उन्हें कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं। और ये अच्छे से डिटेल्ड है, यानी कि उन सब के नाम लिखे हुए हैं, अच्छे से मैप बनाया गया है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोएज। तो जो मर्चेंट्स थे उस ज़माने के यात्रीगढ़ जो थे, वो अपनी यात्रा पर जाते थे तो इस मैप का यूज़ करते थे। और ये हम आगे 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods। अब हम ये देख रहे हैं कि जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है, यानी कि मैप बनाने का जो विज्ञान है, वो इन दोनों ही पीरियड्स में डिफरेंट है एक दूसरे से आपस में। ठीक है, अभी हमने देखा when historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical background। देखिए, जब भी हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, मैप, टेक्स्ट जो भी पास्ट से हैं उन सबको पढ़ते हैं, तो उन्हें इनके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि द कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे, इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड,
यानी कि क्योंकि देखिए ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिससे हमारा पास्ट हमें पता चलता है, ये वो इन्फॉर्मेशन है, तो हमें इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहना चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन बहुत बदलती रहती हैं, तो इतिहासकारों को नज़र रखना चाहिए, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन अलग अलग पीरियड में अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। अब पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। देखिए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे कि पहले, नए और पुराने जो टर्मिनोलॉजीज थी उनमें क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था। देखिए इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, जैसे कि उस मैप के साथ हुआ था कि एक ही जगह का मैप है लेकिन सिर्फ 600 साल के अंदर से दोनों में डिफरेंस आ गया, तो क्या लैंग्वेज और जो मीनिंग है वो भी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। तो देखिए आगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट Historical record exist in a variety of languages which have changes considerably over the years। तो जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिट करते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो कई तरह की लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं और वो कई सालों के अंतर आने से वो आपस में बदल गए हैं। कैसे? मेडिवल पर्शिया फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शिया। अगर हम मध्य पर्शिया की बात करें तो हमारे आधुनिक पर्शिया से बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत भिन्न है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद द रिगार्ड टू द ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। तो ये सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी के चेंज की बात नहीं हो रही, सिर्फ व्याकरण और वोकेबलरी शब्द ही नहीं बदलते, बल्कि उनके अर्थ समय के साथ बदल जाते हैं। तो देखिए कैसे बदलते हैं, जैसे कि टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। हम हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज हम इसको भारत के नाम से जानते हैं, हमारे देश का नाम, जो कि आज का मॉडर्न नेशन स्टेट है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th century बाय मिन्हाज ए सिराज, अ chronicler who wrote in Persia, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna। देखिए जब इस शब्द का प्रयोग जो मिन्हाज सिराज थे, क्रोनिकलर मीन्स होता है हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखता है, तो जो वो क्रोनिकलर थे उन्होंने पर्शिया उनकी लैंग्वेज थी, ठीक है। तो जब उन्होंने पर्शिया में लिखा था तो हिंदुस्तान का मतलब उनका किसी देश से नहीं था, बल्कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना का क्षेत्र है उसके सिर्फ क्षेत्र तक था, कि वो जो क्षेत्र है वही इंडिया है, वही हिंदुस्तान है। He used the term in a political sense of lands that were a part of dominions of Delhi Sultanate, दिल्ली सुल्तान। तो ये जो दिल्ली सुल्तान के डोमिनियंस थे, यानी कि जो उनका क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर उनका अधिकार था, तो वो सिर्फ उस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ करता था। The areas included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included South India। तो देखिए उस टाइम पर वो सिर्फ इस क्षेत्र को ही हिंदुस्तान बोलते थे, जो ये हमारा पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। लेकिन जब सल्तनत का एक्सटेंड हुआ, यानी कि जब दिल्ली सुल्तान ने अपनी सल्तनत को बढ़ाया और विजय पाकर, तभी उन्होंने सिर्फ उस मात्र एरिया को ही हिंदुस्तान का, और उसमें साउथ इंडिया यानी कि जो दक्षिणी भारत है वो कभी भी शामिल नहीं था। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन अर्ली 16th century, बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, द फोना and the culture of inhabitants of the subcontinent। लेकिन जब हम अर्ली 16th century में देखते हैं, यानी कि स्टार्टिंग प्रारंभिक 16वीं सदी में देखते हैं, तो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का जो यूज़ किया था वो उस टाइम के वो किस लिए किया था, वो किया था डिस्क्राइब करने के लिए हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप के जोग्राफ़ी को, यानी कि उसकी सीमा बताने में कि उसका एरिया कहाँ तक आ रहा है, उसके पेड़ पौधों के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स यानी कि उस निवासियों की, जो हमारे ये हिंदुस्तान के निवासी थे, उनकी संस्कृति को बताने के लिए उसने इस वर्ड का यूज़ किया, हिंदुस्तान वर्ड का। As we will see later in the chapter, this was
somewhat similar to the way the 14th century poet अमीर खुसरो used to word हिंद। और जब हम आगे चैप्टर में देखते हैं तो जैसे 14वीं सदी में अमीर खुसरो जो कि एक कवि थे, उन्होंने हिंद वर्ड का यूज़ किया था जो कि हिंदुस्तान से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। वाइल द आइडिया ऑफ अ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with it today। तो जैसे कि आज हम हिंदुस्तान का मीनिंग राजनीतिक और हमारे नेशनल मीनिंग के लिए लगाते हैं ना, आज जैसे हम हिंदुस्तान हमारे देश का नाम प्रयोग करते हैं, उस समय सिर्फ ये जोग्राफिकल और कल्चरली था, मतलब हमारी संस्कृति और हमारे क्षेत्रों का वर्णन तक करने के लिए ही हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग सीमित था। देखिए समझते जाइए। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past। देखिए हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार हमारे, उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि पास्ट में हमारे जो विभिन्न तरह की चीज़ें हमारे साथ हुई हैं वो उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उन वस्तुओं, अब अगर उन्होंने अर्थ गलत निकाला तो ये हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब हम एक और एग्जाम्पल के लिए सिंपल टर्म देखते हैं, फॉरेनर। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तो आज हम फॉरेनर वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? जो भी भारतीय नहीं है हम उसके लिए फॉरेनर वर्ड का यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। लेकिन जब मध्य काल की बात करें, हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो उस समय फॉरेनर वर्ड जो होता है वो एक स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी के लिए किया जाता था, जो कि समझिए कि कोई एक गांव का व्यक्ति है, ठीक है, और वो दूसरे गांव में चला जाता है तो वो वहाँ के लिए फॉरेनर होगा। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो कि वो सोसाइटी, जो कि उनकी सोसाइटी, उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, उस समय फॉरेनर का प्रयोग किया जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्सिया अजनबी। देखिए हम पर्सिया में इसको अजनबी बोलेंगे, और अगर हम हिंदी की बात करें तो अजनबी को हम परदेसी भी बोलते हैं, ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। तो जो शहर दर शहर भटकते थे और जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते थे यानी कि जंगल के वासी होते थे, उन्हें भी फॉरेनर्स कहा जाता है। क्योंकि वो एक से दूसरी जगह जाते थे। बट टू peasants living in the same village were not foreigners to each other even though they may have had different religious or caste background। अब भले ही कि दो किसान हैं और वो सेम विलेज में रह रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, लेकिन वो आपस में फॉरेनर्स नहीं होंगे, मतलब फॉरेनर मतलब अजनबी नहीं होंगे अगर वो एक ही गांव से हैं। भले ही उनका धर्म अलग है, उनका कास्ट बैकग्राउंड मतलब उनकी जाति अलग है, लेकिन अगर वो सेम गांव में रह रहे हैं तो वो आपस में फॉरेनर नहीं है। वहीं दूसरे गांव का व्यक्ति फॉरेनर हो जाता है। तो देखिए उस समय वर्ड्स का मीनिंग भी कितना अलग था, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। अब देखिए हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, यानी कि इतिहासकार और उनके सोर्सेस क्या हैं, उन्हें कहाँ से पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। देखिए historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। तो हमारे इतिहासकार क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, अपनी स्टडी करने के लिए कि उस पीरियड में क्या हुआ था। उनका जो नेचर होता है वो इन्वेस्टिगेशन वाला, मतलब छानबीन करने वाला होता है। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन
देखिए हमने लास्ट ईयर यानी कि क्लास 6 में पढ़ा था गुप्त डायनेस्टी के बारे में, गुप्त राजवंश के बारे में, उसमें हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा था। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 टू 1750, यानी कि इस बुक में हम 700 से लेकर 1750 तक क्या हुआ था, 1750 तक क्या हुआ था, हम उसके बारे में इन 1000 सालों में क्या हुआ वो पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. तो इस पीरियड की स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने कई सोर्सेज को पढ़ा। They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. वो किस पर निर्भर थे, वो सिक्कों पर निर्भर थे, अभिलेखों पर निर्भर थे, आर्किटेक्चर यानी कि उस टाइम की वास्तुकला पर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए जो उन्हें लेख प्राप्त हुए वो इन पर निर्भर थे, इन सब पर उन्होंने स्टडी की। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसाइडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी भी पाई जाती है। द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए पिछले पीरियड में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उस समय पर इतने लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं थे जितने कि इस पीरियड में मौजूद हैं। दिस स्लोली डिस्प्लेज अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे डिस्प्लेस कर देते हैं जो अदर टाइप की इंफॉर्मेशन है उनको धीरे धीरे। दो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर मोर वाइडली अवेलेबल। तो इस पीरियड में क्या हुआ है, पेपर पहले से ज़्यादा सस्ता हो गया और अवेलेबल यानी कि उपलब्ध हो गया। पीपल यूज्ड टू इट राइट होली टेक्स्ट, chronicle of rulers, letters and teaching of saints, petitions and judicial record and for register of accounts and text। तो देखिए people यानी कि लोगों ने क्या किया कि होली टेक्स्ट यानी कि पवित्र किताबें लिखने के लिए, शासकों की कहानी लिखने के लिए, उनकी जीवनी लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए, संतों के उपदेश लिखने के लिए, पिटीशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड यानी कि न्याय से संबंधित रिकॉर्ड्स रखने के लिए उन्होंने, एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्स, तो जितने भी अकाउंट थे, टैक्सेस करों के बारे में, मतलब ये सब लिखा जाने लगा और ये सब इतिहासकारों के बहुत हेल्प आया हिस्ट्री को जानने में। तो उन्होंने इन सब चीज़ों का एज अ सोर्स यूज़ किया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट जिन्हें हम अभिलेख बोलते हैं वो अमीर लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों में कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्शीव्स। वो कहाँ रखे जाते थे, वो रखे जाते थे लाइब्रेरियों में और आर्शीव्स में। देखिए आर्शीव्स कौन सी जगह होती है, आर्शीव अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर डॉक्यूमेंट और मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोर की जाती है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्शीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। तो जितने भी गवर्नमेंट के, सरकार के पुराने रिकॉर्ड्स हैं, डेटा जो है उनके पास पुराना, और जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, मतलब जितने भी लिखा पढ़ी वाली चीज़ें हैं वो सब उन्होंने आर्शीव्स यानी कि अभिलेखागार जिसे हम बोलते हैं उसमें रखी हुई है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। मतलब ये जो हमारे पास अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज हैं, इनसे बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है लेकिन उनको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब कैसे डिफ़िकल्ट है, there was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand। देखिए डिफ़िकल्ट तो इसलिए है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन में से सेलेक्ट करना पड़ता है हिस्टोरियंस को कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि उस समय क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर किताबें छापी जाती हैं ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो जो स्क्राइब्स होते हैं, स्क्राइब्स उन लोगों को बोलते हैं जो नकल करते हैं किताबों की। मतलब जैसे हम किसी कॉपी में से
नोट करके सेम एज इट इज़ उसे लिख देते हैं ना, नकल करके। तो ये भी स्क्राइब क्या करते थे, एक किताब ली उन्होंने और उसे देखकर दूसरी किताब लिख दी, फिर दूसरी किताब देखकर तीसरी किताब लिख दी। ठीक है, तो वो ऐसे स्क्राइब होते थे। वो क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि अभिलेखों को अपने हाथों से कॉपी करते थे हैंड राइटिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने कभी अपने दोस्त का कोई होमवर्क कॉपी किया हो तो आपको पता है ये कोई सिंपल सी एक्सरसाइज तो नहीं होती, सिंपल काम नहीं है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। तो कभी कभी क्या है, आपको अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, तो फिर आप अपने आप ही गैस करने लग जाते हो कि क्या लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो अब क्या होगा कि आपकी कॉपी और आपकी फ्रेंड की कॉपी में कुछ महत्वपूर्ण हमें डिफरेंसेस मिल जाते हैं कि उसने कुछ और लिखा होगा और आपने उस वर्ड को कुछ और समझ के लिख दिया। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर। तो अब अभिलेखों को जब कॉपी किया जाता था तो वो भी कुछ ना कुछ इसी तरह से सिमिलर था, सेम था। कैसे? एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। तो जब वो जो नकल करने वाले जब होते थे, वो कॉपी करते थे अभिलेखों को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, तो उन्हें भी छोटे छोटे वो बदलाव करते थे। जैसे एक वर्ड, उन्होंने एक वर्ड बदल दिया या पूरा एक वाक्य समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने अपना सोच के लिख दिया। तो दीज स्मॉल differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from each other। अब क्या हुआ कि इतनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जब आप इतने सालों तक को कॉपी कर करके लिखोगे तो उसमें क्या है, टेक्स्ट सेम नहीं रहा, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आता रहा एक के बाद एक। देखिए यहाँ पर एक मैन्यूस्क्रिप्ट की पिक्चर भी दी गई है। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today। अब इससे क्या हुआ, ये इतनी बड़ी समस्या हो गई कि हमको जो ओरिजिनल, जो वास्तविक मैन्यूस्क्रिप्ट थी, अभिलेख था उस लेखक का जिसने भी लिखा था, अब वो हमें मिलना मुश्किल हो गया है आज। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। तो जो बाद में स्क्राइब्स हुए, जो कॉपी करने वाले हुए, हमें उनकी जो कॉपीज़ हैं उन पर ही डिपेंडेंट, उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। As a result, historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author had original written। तो यहाँ historians को प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अब वो देखेंगे कि कौन कौन सा सेम टेक्स्ट है और फिर उसे गैस करके वो उस टेक्स्ट तक पहुंचते हैं जो ऑथर ने ओरिजिनली लिखा था, जो लिखने वाले ने वास्तविक रूप से लिखा हुआ था। तो उन्हें इसके लिए काफ़ी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती हैं। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। अब क्या होता है, कई अवसर पर जो हमारे ऑथर होते हैं यानी कि जो लेखक होते हैं, वो अपने ही, जो उनकी अपनी ही लेखनी होती है, मतलब कोई भी रचना होती है, उसको बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, देखिए यहाँ एक एग्जांपल है। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्नी रोड द क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर। अब क्या हुआ, 14वीं शताब्दी में, 14वीं सेंचुरी में जो एक इतिहासकार थे, क्रॉनिकलर मतलब इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी नाम था उनका। उन्होंने अपना पहला पहला उन्होंने लिखा क्रॉनिकल, मतलब पहला उन्होंने बुक लिखी, इतिहास लिखा अपना, तो वो 1356 में लिखा गया था। और उसका ही एक दूसरा वर्जन उन्होंने 2 साल बाद लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हिस्टोरियंस को, जो इतिहासकार थे, उनको पता ही नहीं था कि इसके 2 वर्जन हैं। वो मतलब उन्होंने एक वर्जन पढ़ा और उसी को हिस्ट्री माना, और लेकिन बाद में उन्हें फर्स्ट वर्जन के बारे में पता चलता है कि फर्स्ट वर्जन भी है इसका जो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब इसमें इतिहास कुछ और लिखा है, उसमें कुछ और लिखा है, जो कि 1960 में मिला, 1960 में। द रिमेन लॉस्ड इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। तो क्या होता है कि
इस तरीके से काफ़ी सारे लाइब्रेरी कलेक्शंस में जो बाकी बचे हुए थे वो खो गया था, तो तब बाद में 1960 में जाकर मिला वो। अब हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या थे। The study of the thousandth year between 700 and 1750, a huge challenge to historians largely because of the scale and the variety of developments that occurred over this period. अब जब बात करते हैं 700 से लेकर 1750 यानी कि 1750 तक के इतिहास के बारे में, उसकी स्टडी के बारे में, तो ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा विकास हुआ था, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी विकास की, यानी कि इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं थी इस पीरियड में कि इतिहासकारों को उस सब को जोड़ने में मुश्किल हुई है। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। तो इस टाइम पर कई सारी नई तकनीकी आई, नई टेक्नोलॉजी आई थी जो हमें दिखाई दी, लाइक द पर्शिया व्हील इन इरिगेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंचाई में व्हील का प्रयोग होने लगा सिंचाई करने के लिए। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग का मतलब बुनाई करना, तो बुनाई करने के लिए बुनने वाले बीन का व्हील का यूज़ होने लगा। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और कॉम्बैट में फायर आर्म्स बोलते हैं हम जो आग लगने वाले कुछ ऐसे फायर आर्म्स होते हैं जिनमें आग लगती है, तो आग लगने वाले आग्नेयास्त्र बोलते हैं, यानी कि अग्नि से चलने वाले शस्त्र, उनका प्रयोग होने लगा, उसे हम आग्नेयास्त्र बोलते हैं। कहाँ होने लगा, इन कॉम्बैट यानी कि युद्धों में। तो उस समय जो युद्ध हुए, तो देखिए मतलब क्या क्या नई चीज़ हुई, एक तो सिंचाई में व्हील का प्रयोग हुआ है ना, और वीविंग का मतलब कताई होता है, तो कताई में स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखी का प्रयोग हुआ, और युद्ध में फायर आर्म्स यानी कि अग्नि के शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। ठीक है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। तो अब नए प्रकार का भोजन खान पान आया हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इस उपमहाद्वीप में, जैसे कि आलू, कॉर्न जानते होंगे आप, है ना, कॉर्न, चिलीज़, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सब नया हमारे उपमहाद्वीप में आया। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. देखिए ये सब जो इनोवेशन आए थे, ये सब नए आइडिया, नई तकनीकी जो यहाँ पर आई, वो कैसे आई थी, जो लोग बाहर से हमारे यहाँ आए वो अपने साथ इन सब तकनीकों को लाए। ठीक है, तो जो बाहर से आए थे यहाँ पर, उनके साथ ये सब तकनीकें आई। As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. तो अब परिणाम ये हुआ कि ये पूरा पीरियड जो है इसमें हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, यानी कि हमारे आर्थिक व्यवस्था जो थी, हमारी राजनीतिक तरीके जो थे उनमें बदलाव आए, सामाजिक तरीकों में बदलाव आए, और हमारी संस्कृति में भी बाहर की संस्कृति के आए हुए लोग जब जुड़े तो उसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी पड़ा। You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 8. तो ये हम आने वाले 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। देखिए ये पीरियड जो है ये एक गतिशीलता का पूरी गतिशीलता का पीरियड है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ा, लोगों का आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब समझिए लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स जो होते थे ना, वो यात्रा पर निकल पड़ते थे बहुत दूर दूर, कि उनको नई अपॉर्चुनिटी मिले, नए मौके मिले। The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. तो देखिए इस उपमहाद्वीप में क्या था कि समृद्धि इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को लगता था कि यहाँ पर उन्हें बहुत सारे मतलब अपना फ्यूचर, अपनी किस्मत खुद बुनने का मौका मिलेगा, तो उन्हें नई नई पॉसिबिलिटीज़ लगी यहाँ पर कि मिलेंगी, तो इसलिए लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए।
One group of people who became important in this period were the Rajput, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. तो देखिए एक ग्रुप था पीपल का जो कि एक समूह था इस पीरियड में, जिन्हें हम राजपूत के नाम से जानते हैं। तो ये राजपूत जो थे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं इस पूरे पीरियड में। तो जो राजपूत वर्ड है वो राजपुत्र नाम से आया है, जिसका मतलब होता है शासक का पुत्र। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट status। तो 8th यानी कि 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये जो टर्म था यानी कि राजपूत वर्ड जो था वो हमेशा उन लोगों के लिए अप्लाई किया जाता था, उन लोगों को बोला जाता था जिनका कास्ट यानी कि जिनकी जाति क्षत्रिय होती थी। क्षत्रिय जाति ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय जाति वो लोग होते थे जो युद्ध में लड़ते थे और जिनका काम होता था युद्ध लड़ना और रक्षा करना अपने राज्य की। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchies all over the subcontinent। तो ये जो आपका टर्म है यानी कि राजपूत वर्ड है ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं यूज़ किया जाता, सिर्फ रूलर्स और जो मुख्य अधिकारी होते थे उनके लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि जो सैनिक होते थे, ठीक है, और सैनिक हो गए और साथ में कमांडर्स यानी कि सेनापति जो होते थे जो कि सेवा करते थे आर्मीज़ की, यानी कि शासकों के अधीन रहकर सेना में जो सेवा करते थे इस उपमहाद्वीप में, उन सब के लिए राजपूत वर्ड का प्रयोग किया जाता था। अ शिवालिक कोड of monarchy, a chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of royalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards। देखिए एक तरह का यहाँ पर कोड दिया गया था जिसे शिवालिक कोड कहा जाता था। ये जो पोइट्स और बार्ड्स होते हैं, पोइट्स कवि और चारण राजपूत जिन्हें हम बोलते हैं, तो कवियों ने उन्हें एक तरह का टैग दिया था कि उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि एक्सट्रीम वैलर यानी कि अत्यधिक पराक्रम होता है उनमें, अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी यानी कि बहुत ज़्यादा स्वामी भक्ति होती है। तो ये एक तरह की उनकी क्वालिटीज़ थी, उनके गुण थे जो कि राजपूतों में पाए जाते थे। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम politically important। तो आगे क्या हुआ कि मराठा जो हो गए, सिख, जाट, अहोम और जो कायस्थ वो कास्ट थी जो स्क्राइब और सेक्रेटरीज होते थे। स्क्राइब होते हैं लिपिक, जो मैंने आपको बताया था कि जो नकल करते थे एक बुक की दूसरी बुक से, तो इसका मीनिंग होता है लिपिक। और सेक्रेटरी होते थे यानी कि मुंशी, ठीक है। तो ये जो कास्ट हो गई, तो ये सब लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते थे, यानी कि ये लोग भी राजपूत वर्ड का प्रयोग करने लगे थे अपने आप को राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। Throughout this period, there was gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others। देखिए इस पूरे पीरियड में क्या हुआ है, जंगलों को साफ किया गया, मतलब उनकी कटाई की गई, उन्हें साफ किया गया। कृषि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, एक्सटेंशन मतलब बहुत बढ़ी, तो मतलब कृषि का विस्तार हुआ है। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज, तो इस तरीके के कई तरह के परिवर्तन आए इन एरियाज में, ठीक है। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। हैबिटेट का मतलब होता है पर्यावास, यानी कि वे स्थान जहाँ पर एक व्यक्ति का स्थान जहाँ पर वो रहता है, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब वनवासी। तो क्या हुआ कि जब ये सब चेंजेस हुए तो वनवासियों को जब खेती करने के लिए जंगलों को साफ किया गया, खेती को बढ़ाया गया, तो जितने भी वनवासी होते थे जो जंगलों में निवास करने वाले होते हैं,
अब तो उनको उनका पर्यायवास यानी कि उनका स्थान चेंज करने के लिए उन्हें माइग्रेट किया गया, यानी कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा उस स्थान को। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हो गए, यानी कि चले गए। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट। और देखिए कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जुताई करना, टिलिंग मीन्स जुताई, तो कुछ लोगों ने जुताई करना शुरू कर दिया ज़मीन की और किसान बन गए। These new peasants group gradually begun to be influenced by regional markets, chieftains, priest, monarchies and temples. अब क्या हुआ कि ये जो नया ग्रुप बना है, नया ग्रुप बना किसानों का, नया समूह बना, उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे प्रभाव में आने लग गए। जो उनके क्षेत्रीय व्यापार होता था जिस बाज़ार में, तो वो क्षेत्रीय बाज़ार में अपनी छाप बनाने के लिए, और जो उनके बड़े मुख्य अधिकारी होते थे, प्राइस्ट पुजारी होते थे, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, यानी कि अपने शासकों और मंदिरों के प्रभाव में आने लगी। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। अब क्या हुआ कि वो एक इस पूरी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गए। मतलब उन्होंने इस पूरी जो नई सोसाइटी बनी थी, इसको अपना हिस्सा बना लिया, और उनको क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया टैक्स देने के लिए। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, यानी कि जो वहाँ के मतलब जो उनके स्थानीय मालिक थे, उनको उन्हें टैक्स देना पड़ता था, वरना उन्हें क्या है, जो उनके पास वस्तुएं होती थी, गुड्स मतलब वस्तुएं, वो ऑफर करनी पड़ती थी और उनकी सर्विस करनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी। तो वो एक तरह से सोसाइटी के दबदबे में आ गए, तो एक नए तरह का समाज बना। As a result, significant economy and social differences emerged among peasant. तो अब क्या हुआ, इसका परिणाम कुछ तो होना था। इसका परिणाम ये हुआ कि आर्थिक और सामाजिक रूप से विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो बढ़ गए किसानों के बीच में। सम possessed more productive land and other also kept cattle and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. अब क्या होने लगा कि किसान भी कई प्रकार के हो गए। देखिए कुछ तो प्रोडक्टिव लैंड जो थे उनको रखते थे, मतलब उपजाऊ ज़मीन, ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन रखते थे। कुछ सिर्फ वो जानवरों को पालने लग गए। किसी ने आर्टिसैनल का मतलब होता है दस्तकारी, किसी ने दस्तकारी का काम करना शुरू कर दिया अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ, यानी कि अपने कृषि कार्यों के साथ साथ उन्होंने, जब मतलब कृषि का पीरियड नहीं होता था, लीन सीजन होता था, यानी कि जिस समय खेती नहीं करनी, तो उस टाइम पर वो दस्तकारी करके अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है। As a society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their background and their occupation. अब इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो होना ही था। तो परिणाम ये हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा आपस में परिवर्तित हो गए, बहुत सारे उनके बीच में डिफरेंस आ गए। लोग क्या है, समूहों में बढ़ गए, और उन समूहों को हम जाति और सब कास्टेज मीन्स उपजाति बोलते थे, मतलब जाति के अंदर और उपजाति। और ये किसके आधार पर बनने लगी, ये बनने लगी उनके बैकग्राउंड और व्यवसाय के आधार पर, मतलब जो जैसा काम करेगा उसकी वही जाति बनेगी। जैसे कि मान लो कि कोई सोने का काम करता है, तो वो सुनार है तो उसकी जाति वही बन गई। ठीक है। जैसे कोई चर्मकार है, यानी कि चमड़े का कार्य करता है, तो उसकी जाति वही बन गई। कोई कुम्हार है तो उसकी जाति कुम्हार ही बन गई व्यवसाय के आधार पर। लेकिन उस समय क्या था कि आज की तरह जाति फिक्स नहीं थी। लेकिन आज जैसे हमारी जातियाँ हमारी जाति जो है वो अब बदलेगी तो नहीं, लेकिन उस समय है ना फिक्स नहीं थी, उस टाइम बदल जाती थी। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति। तो क्या है, उस टाइम पर जो रैंक्स थी ना वो किसके अंडर थी,
कि जो जाति के मेंबर्स होते हैं ना, तो उनका कितना पावर है, कितना प्रभाव है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने स्रोत हैं, तो वो उस हिसाब से रैंक्स डिवाइडेड थी कि कौन सी जाति ऊपर है, कौन सी नीचे है। द स्टेटस ऑफ सम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। देखिए, एक ही जाति का स्टेटस, एक ही जाति की दशा एक एरिया से दूसरे एरिया में भिन्न थी। यानी कि कोई एक जाति है, वो एक स्थान पर उसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, वो किसी से ऊपर, किसी और जाति से ऊंची मानी जाती है, तो वही जाति कहीं और किसी उसी जाति से नीची मानी जाती है। मतलब उस टाइम पर दशा अलग अलग थी। ये सब पावर के ऊपर डिपेंड थी कि जिस जाति में ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा सोर्सेज होंगे, स्रोत होंगे, तो वो जाति अपने ज़्यादा कंट्रोल में रखती थी, वो हाई मानी जाती थी, उच्च मानी जाती थी। जाति framed their own rulers and regulations to manage the conduct of their members। देखिए, जाति जो बनाई जाती थी ना, जाति जो बनाई गई थी, उनके खुद के रूल थे, अपने रेगुलेशंस थे, जो कि उनके खुद के मेंबर्स कंडक्ट किया करते थे। मतलब उसके सदस्यों ने डिसाइड कर लिया कि ये रूल्स हैं, तो तभी से वो रूल्स उस जाति में चलने लग जाते थे, खुद के रीति रिवाज थे। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as जाति पंचायत। तो कहीं कहीं क्या है, जाति पंचायत होती थी, और उसके कुछ बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, जो एल्डर्स होते थे, उनको क्या है, उस असेंबली का जैसे मेंबर बना दिया, तो वो एल्डर्स डिसाइड करेंगे कि क्या रीति रिवाज होंगे। ठीक है, तो इस तरह कुछ एरियाज़ में जाति पंचायत मिलती थी। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। लेकिन क्या है, जैसे जाति पंचायत की तो बात सुनी जा रही है, लेकिन जाति के लोग जिस विलेज में रहते हैं, उसको वहाँ के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफ्टेंस। काफ़ी तरह के मतलब कई विलेजेस में क्या होता था, कई गाँव में, कि कुछ मुख्य अधिकारी होते थे, चीफ्टेंस, मुंशी जिनको हम बोल सकते हैं, मुंशी भी बोल सकते हैं, मुखिया भी बोल सकते हैं। तो वो इस तरह पूरे गांव को चलाते थे, वहाँ पर शासन करते थे, गवर्न करते थे, मुखिया, उनको मुखिया कहा जाता था। टुडे दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। तो एक साथ मिलकर वो एक छोटी सी इकाई थी उस राज्य की, जो उस पूरे राज्य को चलाती थी। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोल्स, तुगलक्स और मुगल्स encompassed many regions। देखिए, जो चोल, तुगलक और मुगल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, तो ये सब जो राजवंश थे, इनमें अलग अलग प्रकार के रीजन्स पाए जाते थे। इनके अंतर्गत जो थे, वो विभिन्न प्रकार के रीजन्स मिलते थे। असंस्कृत प्रशस्ति, जैसे कि चैप्टर 2 में भी एक प्रशस्ति दी हुई है, असंस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Godha in the east to Gajna in Afghanistan in the west and included all of South India। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि एक संस्कृत प्रशस्ति है। प्रशस्ति हम बोलते हैं जब खुदाई के द्वारा एक प्रशस्तियों का निर्माण किया जाता है, पत्थरों पर खुदाई के द्वारा लिखा जाता है, और उस टाइम पर राजाओं की जो विजय होती थी, तो वो क्या करते थे, अपनी विजयों के बारे में उन प्रशस्तियों में लिखकर, मतलब खुदवाकर उन्हें रखवा देते थे, कहीं लगवा देते थे, तो वो उनकी विजय की निशानी होती थी। तो इसी प्रकार एक संस्कृत प्रशस्ति है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है एक दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का राज्य 1266 से 1287 तक था।
उन्हें ना उस प्रशस्ति में एक बहुत बड़े एम्पायर का, बहुत बड़े साम्राज्य का रूलर दिखाया गया है, जो कि बंगाल में, ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में गजनी तक, यानी कि अफगानिस्तान में गजनी जो क्षेत्र है वहाँ तक था। और उसमें साउथ इंडिया भी, साउथ इंडिया जैसे हम द्रविड़ा कहते थे, साउथ इंडिया भी इंक्लूडेड है। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र था गयासुद्दीन बलबन का। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौदा, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies। और ये जितने भी मैंने आपको एरिया बताए हैं गौदा से लेके गुजरात तक, इन सब रीजन्स, इन सब क्षेत्रों के लोगों ने उसकी सेना के आगे हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, मतलब ये सारे जगह भी उसका विस्तार था। हिस्टोरियंस regard these as exaggerated claim of conquest। कॉन्क्वेस्ट मतलब युद्ध, तो एग्जरेटेड मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि ये उसके युद्धों का जो विवरण है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। मतलब उनका ऐसा मानना है कि शायद ये रियल में इतना ज़्यादा अधिकार कैसे हो सकता है, तो ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है इस प्रशस्ति में। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए इसी समय मतलब ये एक सोच है, रखते हैं इतिहासकार कि उस समय के रूलर्स जो होते थे, शासक जो होते थे, वो उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों के ऊपर कि उनका शासन है या नहीं है, ये बढ़ा चढ़ाकर लिखने में क्यों विश्वास करते थे। By 700, many regions already possessed distinct geographical dimension and their own languages and cultural characteristics। देखिए 700 तक हमने, मतलब यानी कि 700 सालों तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के हमें भौगोलिक आयाम, डायमेंशंस मतलब होता है आयाम, और सबकी अपनी लैंग्वेजेस और कल्चर की विशेषताएं दी गई थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। तो इसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये किससे संबंधित हैं, विभिन्न जो डायनेस्टीज होती थी, राजवंश होते थे, तो जिसका शासन होता था उन सब की विशेषताएं भी इंक्लूड हो जाती थी, शामिल हो जाती थी। देयर वर कंसाइडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। तो उस समय क्या था कि जो राज्य थे अलग अलग, उनमें आपस में बहुत ज़्यादा द्वंद्व था। मतलब उन लोगों की बनती नहीं थी, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, आपस में दुश्मनी रहती थी, आप ये समझ लीजिए। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोज, खलजीज, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region। देखिए क्या हुआ आगे चलकर, कुछ राजवंश ऐसे स्थापित हुए इस उपमहाद्वीप में, चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल, जिन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की, जिसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़ दिया गया। मतलब जिसमें अलग अलग, अभी क्या है शुरू में कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के राजा आपस में लड़ाई करते थे, लेकिन जब ये लोग आए, इन राजवंशों की स्थापना हुई, तो उन्होंने उन सबको एकीकृत कर दिया, यानी कि एक साथ ला दिया और पूरा एक एम्पायर बना दिया। Not all these empires were equally stable और सक्सेसफुल। तो ये जितने भी एम्पायर थे ना, ये सारे जो साम्राज्य थे, ये एक जैसे नहीं थे। मतलब ना तो ये पूरे स्थिर थे और ना सक्सेसफुल। इसका मतलब ये कि कुछ एम्पायर तो बहुत ज़्यादा समय तक उन्होंने राज्य किया, और कुछ एम्पायर कुछ ही समय में अपना पतन की ओर अग्रसर हो गए, मतलब डाउनफॉल हो गया उनका, वो ज़्यादा समय तक राज्य नहीं कर पाए। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 in chapter 3 and 4, what was the duration of rule of the खलजी एंड मुगल डायनेस्टीज। तो ये बताया गया है कि आप पार्ट 3 और पार्ट 4 में से कंपेयर कर सकते हो कि खिलजी और मुगल डायनेस्टी में से किसने सबसे ज़्यादा राज्य किया। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। देखिए जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, यानी कि उनका पतन हुआ 18वीं
शताब्दी में तो जो रीजनल स्टेट्स थे यानी कि जो क्षेत्रीय राज्य थे वो वापस अपनी सत्ता पाने के लिए खड़े हो गए। जब मुगल एम्पायर का राज्य नहीं बचा तो सारे जो भी राज्य थे वो अपनी अपनी सत्ता बनाने लगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजन्स। लेकिन इतने सालों का जो राज्य किया था मुगल डायनेस्टी और बाकी सब राजवंशों ने, तो उसका एक प्रभाव पड़ा, एक कैरेक्टर, उनकी विशेषताएं इन क्षेत्रों की विशेषताओं में शामिल हो गई। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम। अब क्या हुआ कि इस उपमहाद्वीप के जितने भी क्षेत्र थे तो वहाँ पर एक तरह की लेगेसी, उन्होंने कुछ बड़ी और कुछ छोटे छोटे स्टेट्स बना लिए जिनके ऊपर उन्होंने राज्य किया था, तो एक तरह की लेगेसी बनी। ठीक है, दिस वाज apparent in the emergence of many distinct and shared tradition in the realm of governance, the management of economy, allied culture and languages। तो इन सब से क्या हुआ कि आपस में जो रीति रिवाज थे, जो ट्रेडिशन मतलब होता है रीति रिवाज, तो कई तरह के रीति रिवाज आपस में शेयर हुए, आपस में बांटे गए। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जैसे कि गवर्नेंस यानी कि शासन किस प्रकार से करना है, तो शासन के जो रियल एम्स थे यानी कि शासन के जो प्रकार था, है ना। इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था भी बदली कि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मैनेज करना है, ये बदला। संस्कृति बदली, लैंग्वेज में भी हमारे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। दो द 1000 years between 700 and 1750 the character of different regions did not grow in isolation। तो 700 से लेकर 1750 यानी कि इन 1000 ईयर के बीच में जितने भी विभिन्न क्षेत्र थे उनका ऐसा नहीं हुआ कि वो उनका कोई विकास नहीं हुआ, उनका विकास हुआ। These regions felt the impact of larger pan regional force of integration without ever quite losing their distinctiveness। distinctiveness का मतलब होता है पहचान। तो देखिए क्या हुआ कि इन सारे रीजन्स, इन सारे क्षेत्रों ने अपनी पहचान खोए बिना ये जो साम्राज्य था इनसे एक तरह की इंटीग्रेशन यानी कि एक तरह की एकता मिली इन लोगों को। देखिए पहले क्या होता था, ये सारे राज्य आपस में अलग अलग रहते थे, ठीक है, लेकिन जब बाहर से रूलर्स आए और हमारे ऊपर शासन किया तो इन सारे राज्यों ने एक साथ मिलकर रहना सीखा। तो ये एक अलग तरह का प्रभाव पड़ा जो कि बहुत बड़ा प्रभाव था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious tradition। इन 1000 सालों में क्या हुआ कि हमने बड़े बड़े प्रकार के परिवर्तन देखे रीति रिवाजों में। जो धर्म के रीति रिवाज थे उनमें पहले से लेके अब तक बहुत अंतर आया। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। लोगों का जो विश्वास था ना वो धर्म में, वो उस समय व्यक्तिगत जो है वो उतना कम था लेकिन सामूहिक ज़्यादा था। जब वो समूह में होते थे तो उनका विश्वास धर्म में बहुत अधिक था। Collective belief in a supernatural agency, religion, was often closely connected with the social and economic organization of a local communities। तो जो स्थानीय कम्युनिटीज़, स्थानीय समुदाय जो होते थे ना, तो उनमें जो धर्म ने काम किया था वो सामाजिक और आर्थिक, एक तरह से सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार से लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम किया था। और कलेक्टिवली यानी कि जो समुदाय था वो मानता था कि धर्म जो है एक सुपर नेचुरल एजेंसी है, यानी कि एक सुप्रीम ताकत है। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स। तो अब क्या हुआ कि इन समूहों के लिए जो सोशल वर्ड था, जो सामाजिक दुनिया थी, वो बदल गई उनके विश्वास के अनुसार। मतलब जो उनका धर्म में विश्वास था उस हिसाब से उन्होंने अपनी दुनिया को देखना शुरू कर दिया।
It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. इस पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हुए और सबसे ज़्यादा परिवर्तन हम हिंदुइज्म धर्म जो है, हिंदू धर्म है, उसमें हुए. दीज included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priest as dominant group in society. देखिए इस समय क्या हुआ, इन वर्षों से पहले धर्म, हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म बहुत सही था, लेकिन जब इन वर्षों में हिंदू धर्म में बहुत सारी भिन्नताएं आई, बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे कि नए नए देवताओं की पूजा करने लगे. देवतीज मतलब देवता, तो नए भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया. जो राजा होते थे वो क्या करते थे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का निर्माण उन्होंने अपनी रॉयल्टी के अनुसार, मतलब जिसको जितना ज़्यादा अपना जितना ज़्यादा अपना दिखाना होता था, शो ऑफ करना होता था राजा को, तो वो अपनी रॉयल्टी, अपने राजवंश की अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया. और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि इस युग में जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, उन्होंने सोसाइटी को डोमिनेट करना चालू कर दिया, यानी कि सोसाइटी को दबाना शुरू कर दिया. समुदाय में उनका दबदबा बढ़ गया. Their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmins a lot of respect in the society. तो अगर किसी ब्राह्मण को संस्कृत आती थी तो उससे क्या है, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था समाज में. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for pastries. पैट्रॉन्स हम बोलते हैं संरक्षक को, ठीक है. तो क्या होने लगा कि जो राजा होते थे वो ब्राह्मण्स को संरक्षण देते थे, मतलब उनको अपने अंडर रखते थे, उनको सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल करवाते थे, ताकि जो राजा होता था उसको ब्राह्मण्स का सेवा करने का मौका मिले. लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे उनके प्रेस्टीज में, यानी कि उनके सम्मान में इनसे बहुत ज़्यादा बदलाव आया और उनकी जो समाज में छवि थी वो बहुत ऊपर नज़रों में बढ़ गई. तो लोग उन्हें बहुत ऊंचा मानते थे क्योंकि राजा उनका संरक्षण करते थे. पैट्रॉन बोलते हैं हम इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन. हमने वही पढ़ा कि अभी जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो सपोर्ट करे, जो संरक्षण दे, वो कहलाता है पैट्रॉन, यानी कि कोई संरक्षण देने वाला. One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving, personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate ritual. देखिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया, वो विकास जो हुआ इस पीरियड में, वो ये हुआ कि जो भक्ति करने का विचार है, जो आइडिया है, तो वो जो प्रेम, मतलब भगवान तक जो प्रेम तक पहुंचने का विचार है, तो पर्सनल देती जो, यानी कि व्यक्तिगत भगवान तक जो पहुंचना चाहता था, तो डिवोटीज मीन्स भक्त. तो भक्त जो है वो विदाउट द एड ऑफ प्राइस्ट एंड एलोबरेट रिचुअल, वो बिना किसी रीति रिवाज या बिना पुजारी की कर्मकांड किए हुए भगवान तक पहुंचना चाहता था. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस अनदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8. तो इसमें हम और रीति रिवाज क्या थे ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियंस अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट. देखिए ये पीरियड ऐसा था कि हमको यहाँ पर नए धर्मों के बारे में पता चला. इस उपमहाद्वीप में और भी कई प्रकार के धर्म आए. कौन से धर्म थे देखते हैं. Merchants and the migrants first brought the teaching of the Holy Quran to the India in the 7th century. 7वीं शताब्दी में भारत में जो व्यापारी थे और जो शरणार्थी थे जो आए बाहर से, उन्होंने कुरान, पवित्र कुरान जो होती है वो मुसलमान जो हैं कुरान में आस्था रखते हैं, तो उन्होंने कुरान के संदेशों को भारत में आके फैलाया. कौन सी सेंचुरी में? 7th सेंचुरी में. Muslims regard that the Quran as their holy book and accepted the sovereignty of the one God Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background.
मुस्लिम है ना, सिर्फ अपनी जो पवित्र किताब थी कुरान, उसके उपदेशों को मानते थे, और वो सिर्फ वन गॉड की, मतलब एक भगवान की सत्ता को, सवर्गनिटी होती है सत्ता, तो वो सिर्फ एक भगवान अल्लाह की सत्ता को मानते थे, और उसी उनको लगता, और उनका मानना है कि प्रेम, दया और जो भी है वो सिर्फ उनसे ही मिलेगा, उनकी उपदेशों को मानकर ही मिलेगा, तो वो सिर्फ उनका बिलीव जो था सिर्फ उनमें ही था, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, तो और इसमें क्या है कि इनके में जितना भी सोशली, सामाजिक, जो इन लोगों का मानना था, तो ये सामाजिक रूप से सिर्फ भगवान अल्लाह में इनकी आस्था थी, सिर्फ गॉड अल्लाह में। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्नड थियोलॉजीज एंड जूरिस्ट। तो कई शासकों ने आगे चलकर इस्लाम को संरक्षण दिया। उलेमा जैसे कि हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में उलेमा होते हैं। तो उलेमाओं ने सिखाया थियोलॉजीज, मतलब उन्होंने अपने विचार बताए, और उन्हें आगे चलकर न्याय करने के लिए उलेमाओं को नियुक्त किया गया राजाओं के द्वारा। मतलब एक तरह से वो न्याय अधिकारी का भी काम करते थे, जूरिस्टिस मतलब न्याय करने वाला। And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. तो जैसे हिंदुओं में है, वैसे ही इस्लाम में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके फॉलोअर्स में, शिष्यों में। There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of Muslim community. तो देखिए जो मुस्लिम है वो आगे चलकर दो में विभाजित हो गए, एक तो शिया था और एक सुन्नी था। तो अभी हम शिया के बारे में पढ़ रहे हैं। शिया जो है उनका क्या मानना था कि जो पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं पैगंबर मोहम्मद को, तो जो पैगंबर मोहम्मद के सन इन लॉ थे, जो दामाद थे अली, वो उन्हें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानते हैं। तो शिया के लोग तो उनको मानते हैं पैगंबर मोहम्मद के बेटे अली को अपना लीडर। लेकिन यहीं दूसरा जो इनका संप्रदाय है वो है सुन्नी। द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास। देखिए खलीफास जो हैं, खलीफा वर्ड जो है वो लीडर्स के लिए प्रयोग किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में, यानी कि जो मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा लीडर होता है, किसी एक को नियुक्त किया जाता है और उसी को खलीफा नाम से संबोधित किया जाता है, खलीफा नाम से बुलाया जाता है। तो जो सुन्नी मुस्लिम थे ना, उनका मानना ये था कि जो शुरुआत में जो खलीफा हैं वही उनकी कम्युनिटी के नेता हैं और सारी अथॉरिटी वो उन्हीं की मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार दो भाग थे इनके। There was other important differences between the various school of law, Hanfi and Shafi, mainly in India, in theology and mystic tradition। और देखिए यहाँ पर दो तरह के कानून के लॉ थे, मतलब दो तरह का कानून माना जाता था, एक तो हनफी माना जाता था और एक शफी माना जाता था। तो इन दोनों के सिद्धांतों में और इन दोनों के रीति रिवाजों में अंतर था। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम यहाँ पर सोचते हैं उस समय की और उस हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में विचार हमारे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। देखिए जो इतिहासकार है ना, वो टाइम को सिर्फ घंटों, दिनों, सालों तक या घड़ी, कैलेंडर तक सीमित नहीं रखते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ आइडियाज़ इन बिलीव्स। इतिहासकारों का मानना ये है कि जो इतिहास जो है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से और हमारे विचारों में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ आइडियाज़, यानी कि हमारे विचारों में, हमारे विश्वास जो होते हैं, हमारे सिद्धांतों में भी बदलाव रखता है, वो है इतिहास। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, period that possesses shared characteristics। तो अगर हम इस तरह समय की स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इस तरह हम पास्ट को डिवाइड कर सकते हैं। जो बड़े बड़े लार्ज सेगमेंट्स हैं उनको हम पीरियड्स में, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं।
In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. जब हम 19वीं सदी के मिडल में पहुंचते हैं, 19th सेंचुरी के बीच में पहुंचते हैं, तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे यानी कि ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. दिस रिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर. देखिए, जो उन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बांटा, उनका मानना ये था कि भारत में जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे हुए हैं. यानी कि जिस धर्म के रूलर ने हमारे ऊपर राज्य किया, सिर्फ उसके आधार पर हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, संस्कृति में चेंजेस हुए. सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. लेकिन इस तरह का डिवीज़न मान्य नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप के जितनी भी अलग अलग भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, वो इसको जस्टिफाई नहीं करता. तो इस डिवीज़न को हम इग्नोर करते हैं. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे. लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो इसी पीरियडाइजेशन को यानी कि इसी समय को मानते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट. देखिए, कुछ इतिहासकार क्या करते हैं कि वो आर्थिक और सामाजिक विशेषताएं लेते हैं और उनके आधार पर पास्ट के जो जितना भी समय है उनके तत्वों को लेते हैं और उस आधार पर वो उन फैक्टर्स के आधार पर समय को बांटते हैं, यानी कि इतिहास को बांटते हैं. The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in town and villages, and early empires and kingdoms. देखिए, जो पिछली क्लास में आप लोगों ने हिस्ट्री जो पढ़ी है, उसमें क्या है, उसमें हमारी शुरुआत की जो समाज हैं, जैसे कि शिकारी हो गए, फार्मर हो गए, लोगों ने कब से गांव और शहरों में रहना शुरू किया, कैसे शुरुआत के साम्राज्य थे, राजवंश थे, सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है आपने. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल. लेकिन जिस हिस्ट्री को आप इस साल पढ़ने वाले हो उसको हम मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, जो कि मध्यकालीन हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. देखिए, इस बार आप लोग जो पढ़ने वाले हो ना, उसमें ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा कि कैसे किसानों ने अपनी एक अलग समाज, अपना ग्रुप बनाया, कैसे क्षेत्रों का उदय हुआ, इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, किस प्रकार राज्य फॉर्म हुए, यानी कि राज्य उत्पन्न हुए, उनका उदय हुआ. और कहीं कहीं तो इसके लिए पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, यानी कि जो वनवासी लोग हैं उनको छोड़कर जाना पड़ा, उनको क्या क्या देखना पड़ा, और हिंदू और इस्लाम धर्म कैसे इस युग मतलब इस पीरियड के मेजर रिलीजन्स बने, मुख्य धर्म बने, और द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और यूरोप से व्यापार करने के लिए कंपनीज़ों का जो कंपनियां आई थी वो कैसे आई. तो हम इस क्लास में वो पढ़ेंगे. दीज 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसाइडरेबल चेंज. देखिए, इन हज़ारों सालों में हम लोगों ने कई तरह के चेंजेस देखे हैं, कई तरह के परिवर्तनों के साक्षी हैं. आफ्टर ऑल द 16th and 18th century वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 8th and 11th. देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो 16वीं और 18वीं जो सेंचुरी है वो हमारी 8वीं और 11वीं सेंचुरी से बहुत भिन्न है. देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. तो अगर हम इस पूरे पीरियड को सिर्फ एक हिस्टोरिकल यूनिट का नाम दे दें, सिर्फ मतलब ये बोल दें कि एक यूनिट है, तो इसके साथ कुछ समस्या ना ही होगी. मोरोवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड.
अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा ये जो मध्यकालीन इतिहास है यानी कि मेडिवल पीरियड है, ये हमारे आधुनिक समय के इतिहास से यानी कि मॉडर्न पीरियड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मॉडर्निटी कैरीज विद अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। ये जो आगे हम आधुनिकता के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्निटी के बारे में पढ़ेंगे, ये एक तरह का मटेरियल प्रोग्रेस मतलब कैसे वस्तुओं का विकास हुआ, कैसे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास हुआ, उसको बताती है मॉडर्निटी। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वॉज लेकिंग इन एनी चेंजेस व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस। तो उस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये कह सकते हैं कि मध्य युग में कोई प्रकार का चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये गलत है। हमको पता है ऐसा नहीं है। मध्य युग में बहुत सारे चेंजेस हुए इन 1000 सालों में। ड्यूरिंग दीज 1000 years द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्ड often and the economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। देखिए, इन हज़ारों सालों में जो उपमहाद्वीप है उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए। इकोनॉमी जो थी उसमें एक अलग तरह का परिवर्तन हुआ। हम लोगों को समृद्धि इतनी ज़्यादा थी कि मतलब उस समय इस उपमहाद्वीप में इतनी ज़्यादा समृद्धि थी विभिन्न क्षेत्रों में कि जो यूरोपियन थे वो यहाँ पर आकर व्यापार करने को मजबूर हुए। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी यानी कि यूरोप की व्यापार करने वाली कंपनियाँ, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, अपनी रुचि दिखाई और वो यहाँ अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई। As you read this book, look out for signs of change and the historical processes at work। आप जैसे ये बुक पढ़ोगे तो हमको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कौन से चेंज आए थे और क्या पूरा प्रोसेस रहा था। हिस्टोरिकल प्रोसेस, पूरा इतिहास का क्या प्रोसेस रहा, किस तरह वो आगे बढ़ा। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year। आप कंपेयर भी कर सकते हो, आप तुलना भी कर सकते हो कि आपने इस साल क्या पढ़ा है और पिछले साल क्या पढ़ा। Look out for changes and continuities whatever you can and look at the world around you to see what else has changed or remain the same। तो आप इन परिवर्तनों पर अपनी नज़र बनाए रखना। जो कि आप क्या कर सकते हो, आप दुनिया में क्या परिवर्तन हुआ, पहले आपने किस अकॉर्डिंग देखा, बाद में क्या चेंज हुआ, या फिर उस कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो सेम ही रही। तो आपको इस तरह इतिहास को नोटिस करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए, यहीं आपका चैप्टर समाप्त होता है और हमने इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने समझा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।